गुरबानी का फरमान है, हरे आपे ही मत देवै स्वामी, हरे आपे बोल बुलावे। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग समझ सके कि सिख खालिस्तान या रेफरेंडम 2020 की मांग क्यों कर रहे हैं। ये बात 1929 की है, जब सर्व हिंद कमेटी ने लाहौर में एक समागम करवाया जिसमें देश को आजाद करवाने के लिए मता पास किया गया। उसके ठीक एक दिन पहले बाबा खड़क सिंह ने एक रैली निकाली थी जिसकी गिनती बहुत ही ज्यादा थी, लाखों में थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का क्या मतलब। इस बात का मतलब ये था कि अगले ही दिन लंदन की टाइम्स अखबार ने एक खबर छाप दी कि बाबा खड़क सिंह की रैली के सामने कांग्रेस की रैली फीकी पड़ गई। बाबा खड़क सिंह वो महान इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली थी। अंग्रेजों ने श्री हरमंदिर साहब अमृतसर की चाबियां उस वक्त अपने पास रख ली थी, मगर बाबा जी ने मोर्चा निकालकर जेलों में रहकर भी अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था और वो भारत की आजादी की पहली जीत थी। मगर हिंदू कांग्रेस सिखों को नफरत की नजर से देखने लगी कि ये जो थोड़े से लोग हैं ये हमसे आगे कैसे निकल गए, और उनको ये डर भी हो गया कि पंजाब एक अलग देश ना बन जाए। तो उसके बाद गांधी, नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू ने झूठ बोल बोल कर सिखों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो 1929 की जो रैली थी उसके बाद ये तीनों बाबा खड़क सिंह के पास उनके घर चुबुर्जी में पहुंचे और कहा कि आप हमारे साथ हिंदुस्तान में ही रहें, और इन्होंने कहा कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो सिखों के लिए कोई भी ऐसा विधान कानून नहीं बनाया जाएगा जो सिखों को मंजूर ना हो। ये बात महात्मा गांधी ने 1930 में दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहब में भी कही थी। वहाँ एक पत्रकार बेदी मधुसूदन ने ये महात्मा गांधी से पूछा था कि अगर आप अपने वादे से मुकर गए तो गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस मुकर जाए तो इनको हथियार उठाकर अपने हक लेने का हक होगा। और हम सिख उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, क्योंकि बात भी बिल्कुल सही थी। जब हम आजाद भारत में, जिसमें उस वक्त हिमाचल हरियाणा नहीं था, पूरा पंजाब हमारा होगा और उसमें कानून सिर्फ सिख बनाएंगे और उसमें केंद्र की सरकार कोई दखल नहीं देगी। मगर जैसे ही देश आजाद हुआ तो जो विधान 1929 में बताया था उसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया। 1947 से 1950 तक सिखों ने बहुत बार जाकर नेहरू से बात की, मगर उन्होंने इस विधान को मानने से साफ इनकार कर दिया। और ये बात याद रखें कि 1929 से लेकर 1947 तक इस बात को काफी बार दोहराया गया था कि सिखों के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। जुलाई 1946 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंजाब के बहादुर सिख विशेष सलूक के अधिकारी हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि हिंदुस्तान के उत्तर में एक ऐसा इलाका बना दिया जाएगा जहां सिख आज़ादी का आनंद ले सकेंगे। ये शब्द ऐसे मीठे तरीके से कहे कि सिखों को सिर्फ ये हिंदू कांग्रेस वाले अच्छे लगने लगे और जो हमारे भले की बात करते थे वो हमें बुरे लगने लगे। जैसे 1946 में अंग्रेजों ने सरदार बलदेव सिंह से कहा था कि ठीक है, अगर आप अलग नहीं होना चाहते, अगर आप हिंदुओं के साथ ही रहना चाहते हो तो हम एक ऐसा कानून तैयार करवा देते हैं जिससे आपका जो इलाका है, जो सिखिस्तान है, जहां तक आपका बॉर्डर है, तो वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ना भारत और ना पाकिस्तान पंजाब के अंदर कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं कर पाएगा जो सिखों को मंजूर ना हो। पेशकश तो बहुत अच्छी थी, मगर उस वक्त के सिखों पर नेहरू और गांधी की मीठी बातों का भूत सवार था। तो बलदेव सिंह ने झटपट ये बात नेहरू को जा बताई और वो प्रस्ताव रद्द हो गया। अगर सिख उसको मान लेते तो सिख पाकिस्तान और भारत दोनों देशों से शक्तिशाली प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर सकता था। उसके बाद भी बहुत सारे सिखों को पेशकश आई। अप्रैल 1947 में भी बरतानवी सरकार ने मास्टर तारा सिंह को अपना इलाका लेने के लिए कहा था, पर उसने भी ये बात ठुकरा दी, हमारी बदकिस्मती। उसके बाद मई 1947 में जब नेहरू, गांधी और भी बहुत सारे नेता जिसमें लियाकत अली और बलदेव सिंह भी लंदन गए थे, तो वहां पर भी बलदेव सिंह को समझाया गया कि ये आखिरी मौका है कि आप अपने इलाके लेकर उसमें अपना कानून बना लो। मगर उसने जाकर ये बात भी नेहरू को बता दी। और जब वापस जाते समय पत्रकारों से बात कर रहे थे तो बलदेव सिंह ने गुस्से में कहा था कि हम अंग्रेजों से कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर गोल करके हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। सिखों को अपने राजसी अधिकार लेने आते हैं और वो हमें कांग्रेस और हिंदुओं की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। और वो चले गए। मगर जैसे ही देश आजाद हुआ कांग्रेस अपनी हर बात से मुकर गई। सिखों के नेताओं ने बहुत जा कर उनके वादे याद करवाए, मगर कोई असर नहीं। 1950 में सिखों को मोर्चा निकालना पड़ा कि जो कानून भारत सरकार ने बनाया है, जो आज़ादी के बाद सिखों के लिए नया कानून बनाया है, उसे हम रद्द करते हैं।
सिखों ने नए विधान पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया था। 1954 में जब मास्टर तारा सिंह जवाहरलाल नेहरू के पास उनके वादे याद करवाने के लिए गए कि आपने हिंदुओं की तरफ से सिखों के साथ जो वचन किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही मुस्कुराकर कहा था कि अब समा बदल गया है। ये उनके शब्द थे जो अंदर ही अंदर मास्टर तारा सिंह को खाए जा रहे थे। उसके बाद सिखों ने अपने आंदोलन को और तेज किया, जिसमें हजारों सिख शामिल होने लगे, क्योंकि भारत के बाकी प्रांत तो भाषा के आधार पर बना दिए गए, लेकिन पंजाब नहीं बनाए। उनका इरादा इसको खत्म करने का था। आधा पाकिस्तान ले गया, आधा हिंदुस्तान में थोड़ा थोड़ा बांट कर खत्म करना था। लेकिन सिख अपनी बातें मनवाने के लिए मोर्चे लगाने लगे। तो 1955 में नेहरू ने जब देखा कि बात बनती नहीं दिख रही, तो उसने सिखों की जो मांगे थी उसको आतंकवाद से जोड़ दिया, जैसे इंदिरा ने जोड़ा था। क्योंकि सिख अपनी ज्यादातर मीटिंग श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में करते थे, तो नेहरू ने पहले पंजाब में प्रेस बंद करवाई और सिखों की आवाज दबाने के लिए जुलाई 1955 में आर्मी को भेज दिया। 3 और 4 जुलाई को वहां गोलीबारी की, सिखों के पवित्र स्थान को भारी नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे सिखों को गिरफ्तार कर लिया। इतिहास गवाह है कि सिखों को खत्म करने के लिए बड़े से बड़े राजे महाराजा भी आए थे, पर सिख फिर जिंदा हो जाते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा से। 1955 से लेकर 1966 तक सिख अपनी मांगों पर डटे रहे। देश के सब सूबे बन गए, बस पंजाब ही नहीं बना, क्योंकि उन्होंने हिंदू कांग्रेस पार्टी पर बहुत एतबार कर लिया था। इसी बीच पहले तो मुस्लिम और सिखों के बीच फूट डालकर 1947 से भारत आए। हमारा परिवार भी वहां से आया था, हमारी जमीनें और घर भी वही हैं, अब पता नहीं है कि नहीं। उसके बाद हिंदू और सिखों में फूट डालने का काम सरकार ने किया। भाषा के आधार पर जब राज बन रहे थे, तो लाला जगत नारायण ने सेंटर से मिलकर लोगों को भड़काया और अखबार के जरिए सबको कहा कि पंजाब में रहने वाले हिंदुओं अपनी भाषा पंजाबी नहीं बल्कि हिंदी लिखो, और उनकी चाल कामयाब हुई। पंजाब में हिंदू रहते थे, पंजाबी बोलते थे, मगर जो सरकार कहती थी वही करते थे। सिखों का इस देश ने कभी साथ नहीं दिया, मगर सिखों ने हमेशा सबका साथ दिया, और ये सीख भी हमें गुरु ने दी है। तो हिंदुओं ने अपनी भाषा थी वो हिंदी लिख दी। 1966 तक 2 लाख से ज्यादा पंजाब के लोगों को जेल में बंद किया और कई 100 सिख पंजाब का राज्य लेने के लिए शहीद हुए। उस वक्त तो पंजाबी सूबा को देश में बैन कर दिया गया था। पंजाबी राज कहने पर भी रोक लगा दी थी, मगर पंजाबियों ने अपना ये मोर्चा बहुत कुर्बानियों के बाद 1966 में जीता। मगर उस वक्त भी सरकार ने सिखों के साथ गद्दारी कर दी। पंजाब को 5 हिस्सों में बांट दिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली। सिख खुश नहीं थे और तब से लेकर अब तक हम मांग कर रहे हैं कि हमारे इलाके जहां पंजाबी बोली जाती है हमें वापस किए जाएं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1973 में सभी सिखों ने मिलकर आनंदपुर का मता पास किया। इसमें कुछ मांगे थी जो केंद्र को भेजी गई, जैसे कि सिखों को इस देश का हिस्सा समझा जाए, हमारे साथ पराये देश जैसा सलूक ना किया जाए, श्री अमृतसर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए और इसमें तंबाकू, शराब आदि बैन हो। किसानों की फसलों के भाव राज्य सरकार तय करे, ना कि केंद्र सरकार। बेरोजगार बच्चों को जब तक नौकरी ना मिले भत्ता दिया जाए। पंजाब के पानी के ऊपर पहला हक पंजाब का हो। राजस्थान और हरियाणा को बेइंतहा पानी दिया जाने की वजह से पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है और इससे पंजाब को कोई फायदा भी नहीं हो रहा। सिख देश में 2% है, मगर कुर्बानियां 85% हैं। तो नोट पर जहां गांधी की तस्वीर लग, वहां भगत सिंह जैसे शहीदों की भी तस्वीर लगे। चंडीगढ़ पंजाब में शामिल किया जाए, जो 1966 में हमसे छीन लिया गया था। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उसके बाद की जितनी पढ़ाई है नौकरी मिलने तक उन्हें वजीफे दिए जाए, ताकि कोई विद्यार्थी पैसे की वजह से पढ़ने से न रह जाए। हिंदू जिनकी छोटी दुकानें हैं, पंजाब में उनके टैक्स माफ कर दिए जाएं। औरत अगर किसी भी केस में गिरफ्तार हो तो रात को लॉकअप में नहीं रहेगी। पंजाब में सरकारी चैनल लगे जिसमें श्री दरबार साहब की बानी सब सुन सके और इसका खर्चा सिख देंगे। तो ऐसे कुछ मते थे जो सिखों ने मांगने शुरू किए, पर अफसोस सरकार ने इनको भी नामंजूर कर दिया। काफी दिन मोर्चे लगते रहे। इसी बीच पंजाब में सरकारी बाबाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि सिखों का ध्यान गुरबानी से हटकर झूठे बाबों की तरफ लग सके। और उसी का परिणाम था कि आज पंजाब के हर गांव में 3 से 5 तक बाबा हैं जो पंजाब को लूट रहे हैं। 1978 में नकली निरंकारी ने कुछ ऐसा किया जिसे सिख बर्दाश्त न कर सके। उसका नाम गुरबचन था। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी की नकल की, जैसे अभी सिर सवार ने की थी। उसने कहा कि मैं
गुरु हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो 5 प्यारे बनाए थे, मैंने 7 बनाए हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख चवर करते हैं वैसे मुझ पे भी चवर होता है। तो वो समागम करने के लिए अमृतसर में आया। इसमें पंजाब के नेता भी शामिल थे। ये हमारी शुरू से बदकिस्मती रही है कि सिख हमेशा कुर्बानियों के लिए तैयार रहते हैं, मगर हमें नेता अच्छे नहीं मिलते। उस वक्त भी पंजाब के नेता और आज भी बिके हुए हैं कुर्सी और चंद पैसों की खातिर। तो उस वक्त संत जरनैल सिंह दमदमी टकसाल के मुखी बन चुके थे। उन्होंने कहा कि सिखों जाओ और शांतमय तरीके से उस प्रोग्राम को रद्द करवाओ। तो सिखों की एक टोली सतनाम वाहिगुरु का जाप करती हुई उन्हें प्रोग्राम ना करने की अपील करने गई। यही सीन बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी बरगाड़ी 2015 में हुआ। संगतें सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रही थी, सरकार के गुंडों ने गोलियां चला दी। 1978 में भी नहत्ते सिखों पर गोलियां चला दी और 13 सिखों को शहीद कर दिया। तो पंजाब को हर तरफ से मारा जाने लगा, मगर खालिस्तान की मांग कभी नहीं की। ये मांग सिर्फ मीडिया वाले फैलाते थे। जब सिख बोलते थे कि हमें इस देश में बराबरता का दर्जा दो, सिखों को गुलामों की तरह ना रखो, तो चैनल वाले दिखाते थे कि सिख आज़ादी मांगते हैं। पंजाब से बाहर रहने वालों को तब भी और अब भी मालूम नहीं कि सच क्या है। जैसा मीडिया ने बताया है वैसे ही अब बोलते हैं। संत जरनैल सिंह ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की। उनकी सारी रिकॉर्डिंग नेट पर है, कोई भी सुन सकता है, मगर सुने कौन? आप सबके अंदर जहर भर दिया गया है जो निकालना बहुत मुश्किल है। तो जिस आनंदपुर के मते की मैं बात कर रहा था 1973 में जो चला था, वो दोबारा संत जरनैल सिंह जी ने चलाया और उसको नाम दिया धर्मजित मोर्चा। वो सिखों की मांगों को लेकर केंद्र की तरफ बढ़ा। अब इंदिरा प्रधानमंत्री थी। इंदिरा ने संत जी को कांग्रेस में आने के लिए कहा। उसे लगा कि ये भी बाकी पंजाब के नेताओं की तरह बिका हुआ है, मगर वो गलत थे। और यही बात इंदिरा की ईगो को हट कर गई और उसने सिखों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। सिखों ने बहुत मोर्चे निकाले, मगर हर बार सिखों को मारा गया, पीटा गया, गुरुद्वारे में आग लगाई गई, गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ा, जैसे आजकल भी चल रहा है। तो इस बार भी वही हुआ जो नेहरू ने किया था। सिख मांगों को देशद्रोही का नाम दिया और संत जी और उनके साथियों को आतंकवादी कहकर बुलाया और कहा कि इनका पाकिस्तान के साथ संबंध है, ISI के साथ संबंध है, जो कि बिल्कुल गलत था। इसके बारे में आप सुब्रमण्यम की इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। 1982 में सरकार ने गुप्त तरीके से दरबार साहब पर हमला करने के लिए प्लान बनाया ताकि जो सिख रोज अपनी मांगे लेकर आ जाते हैं इन्हें शांत किया जाए और देश में बदनाम किया जाए। आर्मी के चीफ जनरल सिन्हा ने खुद कहा था कि ये प्लानिंग 1984 के 18 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इंदिरा ने मुझसे हमले करने की राय पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया था और मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको भिंडरावाला ही चाहिए तो मैं ला कर दे देता हूँ। मगर इंदिरा पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था, उसने सिन्हा को आर्मी ऑफ चीफ से हटा दिया, उसकी जगह जनरल वैद्य को लगा दिया। उस वक्त संत जरनैल सिंह जी देश के अलग अलग हिस्सों में सिक्खी का प्रचार कर रहे थे और ये बात बहुत गलत फैलाई जा रही थी कि संत जी को पकड़ने के लिए हमला किया गया। अगर ऐसा होता तो बाहर ही गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि अमृतसर तो वो जनवरी 1984 में गए थे और इंदिरा हमले करने की तैयारी 1982 में कर रही थी। संत जी ने धर्मजित मोर्चा शांतमय तरीके से हर तरफ शुरू किया, मगर पंजाब और दिल्ली ने मिलकर जहां भी सिख शांतमय धरने पर गए उन्हें मारा गया, पीटा गया और बहुत सारे सिख शहीद कर दिए। मतलब हम अपने ही देश में अपनी मांगे तो हम बुरे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। संत जी जो सभी धर्मों को बराबर प्रेम करते थे, चाहे हिंदू उनसे नफरत करें, मगर संत जी ने हिंदुओं की लड़कियों को बचाया, उनके धर्म की रक्षा की। जब कपूरथले में रामायण जली तो संत जी ने खुद पैसे लगाकर केस हल किया। बहुत सारे हिंदू संत जी को बहुत मानते हैं, बस वही हिंदू उनके खिलाफ थे जो राजनीति और RSS से जुड़े थे। 1984 में दर्शन करने हजारों संगतों के ऊपर फौज ने जून 84 को तोप, टैंकों और गोलियां बरसा दी। हजारों बेगुनाहों को मार गिराया। 1 जून से 4 जून तक सिखों ने एक गोली नहीं चलाई, मगर जब बात हद से गुजर गई तो सिखों ने जीओ जमरों की रणनीति से मैदान में कूद पड़े। जो भी हथियार मिले उनसे डटकर मुकाबला किया और हमारे बेशकीमती संत जी और हमारे बहुत सारे सिख शहीद हुए और फौज ने और शिवसेना ने जश्न मनाया। ये देश है हिंदुस्तान, जहां अपने ही देशवासियों पर गोली चलाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि सिखों ने हिंदुओं को मारा और हमारे हिंदू ये समझ नहीं पाए कि उन्हें किसने मारा था। सिखों को बदनाम करने के लिए राजनीतियों ने अपने आदमी भेजकर मरवाया था ताकि सिखों के प्रति नफरत पैदा हो और मीडिया ने उसे खूब उछाला। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता।
उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि 1955 में दरबार साहब पर अटैक हुआ, उसके बाद 1984 में, उसके बाद 1986 में भी हुआ, जिसे भारतीय फौज जो कि आतंकवादी फौज बन गई थी उसने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 में दरबार साहब पर हमला किया। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2 1988 में भी दरबार साहब पर हमला किया। उसके बाद 1984 से लेकर 1993 तक ऑपरेशन वुड रोज चला था। अब तक 3 से 4 लाख तक सिखों को भारतीय हुकूमत ने मार गिराया था। नौजवानों को मार डाला, बच्चों को मार डाला, औरतों को मार डाला, बहुत जुल्म किए। एक सिख जसवंत सिंह खालड़ा ने मारे गए सिखों की लाशों को ढूंढना शुरू किया था। जो लाशें नहरों में फेंकी गई, जंगलों में जला दी गई, उनको ढूंढ पाना मुश्किल था। लेकिन जो लाशें किसी गांव में या शहर में जलाई गई थी उसकी गिनती उन्होंने करनी शुरू की। ये 25,000 लाशों का पता लगा चुके थे। तभी पंजाब सरकार को पता लग गया और उन्होंने इसे घर से उठाकर गोली मारकर शहीद कर दिया। सिखों को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। सिख जो कि देश के 2% हैं, मगर देश की आज़ादी और बॉर्डर पर कुर्बानियां देने में 85% हैं। उसी देश के वासियों को, पंजाबियों को, सिखों को भारत ने लाखों की तादाद में मारा। हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जो बचे थे उन्हें नशे में लगा दिया और पंजाब में तरह तरह से बाबा लोग, पीर, माता, पता नहीं क्या क्या भेजा। पंजाब को बर्बाद करने की साजिश 1947 से 2018 तक चलती आ रही है। अभी भी पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, हर रोज़ सिखों पर अत्याचार होते हैं। हमारे गुरु की बेअदबी होती है। अगर सिख आवाज़ उठाती है तो उन्हें मारा जाता है। ऐसे में आप खुद बताएं, सिख अलग देश की मांग करता है तो क्या गलत है? जब 70 सालों में हमें देश ने नहीं अपनाया, उल्टा हमसे जो था वो सब छीन लिया, तो हम इस देश को अब किस मुंह से अपनाएं? अब भी सिख चाहते हैं कि हमारे पंजाब के बोलने वाले इलाके हमें दें। 1984 से अब तक जो सिख मारे गए उनको इंसाफ दो। पंजाब के पानियों का हक हमें दो। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर रोक लगाएं। धारा 25 को खत्म किया जाए। सिखों को भी एक इंसान समझा जाए। आज शिलांग में सिखों को निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे सिखलीकर भाइयों को परेशान किया जा रहा है। ये बेइंसाफी कब बंद होगी? अगर आज भी हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो सिख खुशी खुशी रह सकते हैं। अगर नहीं तो पंजाब की जो रेफरेंडम 2020 की आवाज़ उठी है और जैसे हम पर जुल्म बादस्तूर जारी है तो सिख अलग देश की मांग करते रहेंगे, क्योंकि सिखों को हक लेने आते हैं। अंत में मैं सभी चैनल वालों को और आम जनता को यही कहना चाहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें। खुद पंजाब में जाकर जिन पर जुल्म हुए हैं उनसे सच पूछें, तो ही आपको उनके दर्द का पता चलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।